का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और अब हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर का बाजार का एक्शन किस तरह का रहा और इम्पोर्टेंट खबरें कौन कौन सी आई दिन के दौरान। और इसी के साथ ही साथ दिन भर हमारी कुछ दिग्गज निवेशकों से बात हुई, इन्वेस्टर से बात हुई, उनसे भी जानेंगे कि बाजार में क्या करना चाहिए। लेकिन आज दिन भर हमने देखा कि अच्छी मजबूती हुई, 16,000 के ऊपर के लेवल्स भी हमने देखे आज। लेकिन फिर सेकेंड हाफ में हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई और ऊपरी स्तर से करीब 200 से ज़्यादा अंक गिरकर जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है, लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली है। और किस तरह का कारोबार रहा आज बाजार में और किन सेक्टर्स में एक्शन था, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। प्रियंका, बताइए आज दिन भर का कारोबार कैसा रहा? बिल्कुल शुक्रिया। देखिए आज दिन भर के कारोबार में दोनों तरह के ट्रेड्स आप देखें तो आज मॉर्निंग में पहले तो आपको जितने भी जो कल ट्रेडर्स लॉन्ग करके गए होंगे उनके लिए क्लियरली एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल ले रहा, क्योंकि बाजार ने 16,000 तक के ऊपर के लेवल दिखाए, लेकिन वहाँ से सस्टेन नहीं हुआ। इसके बाद बाजार, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन भी थे बाजार के लिए, तो वहाँ से प्रेशर जो क्रिएट हुआ और गेंस पहले इरोड हुआ और उसके बाद बाजार को आपने देखा कि लास्ट 1.5 आवर में तो 15,800 के आसपास रेंज में कारोबार करने के बाद उसके बाद 15,800 के पास ही क्लोजिंग भी देखे गया है बाजार। तो दोनों तरह के ट्रेड्स, बियर्स ने भी पैसे कमाया होगा मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में और बुल ने भी। तो एक बड़ी रेंज में आज ट्रेड हुआ दिन भर में और सुबह जहाँ सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बाद में आपको गेंस इरोड होते हुए दिखाई दिए। आज जो शॉर्ट स्क्वीज क्लियरली लग रहे थे वो लग रहे थे मेटल में, स्टील स्टॉक्स में, लेकिन आप लास्ट आवर में देखें तो हिंडाल्को, एल्यूमिनियम काउंटर्स, वहाँ एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी पे जो दिन भर के जो ट्रेड्स होने के बाद, सेटल होने के बाद लास्ट आवर में जो क्लोजिंग के साथ जो गेनर्स रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थे। वो आपको स्टॉक्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, रिलायंस ने हालांकि ना बाजार को नीचे की तरफ खींचा और ना कोई सपोर्ट दिया। शायद एक टेक्निकल बाउंस बैक था, क्योंकि रिलायंस हो, ओएनजीसी हो, इतनी अच्छी खासी गिरावट होने के बाद अब वहाँ पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी सी दिखाई दी। कोई शॉर्ट साइड के ट्रेड फर्दर नहीं दिखे, ना ही लॉन्ग के ट्रेड्स दिखाई दिए। लेकिन आज फाइनेंस काउंटर्स, बैंकिंग स्टॉक्स में भी गेन इरोड हुआ, जहां की बैंकिंग सुपर बुलिश लग रहा था फर्स्ट हाफ तक, लेकिन उसके बावजूद भी आप फाइनेंस काउंटर्स देखें मेजरली ऑन द बैक ऑफ गुड बिजनेस अपडेट्स, अच्छे डिसबर्सल्स आ रहे हैं। चाहे मैंने फाइनेंस की बात करें, मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, बैंक्स के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए हैं। उसके फ्रंट पे आप देख रहे हैं तो आपको फाइनेंस काउंटर्स अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। एएमसी स्टॉक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स, वहाँ पर आपको एक बाइंग का बाउट दिखाई दिया। जितने भी कमोड हो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो, इनमें आपको अच्छा एक बाइंग बाउट दिखाई दिया। होटल स्टॉक्स आपको फिर भी उसमें इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए, और साथ ही आपको एएमसी स्टॉक्स हो, इंश्योरेंस स्टॉक्स हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपको दिखाई दी। लास्ट आवर में तो आपने देखा जब यूएस फ्यूचर्स वहाँ से जब सिग्नल्स नेगेटिव हुए, प्रेशर के आए, यूएस डॉलर इंडेक्स ने 105 का लेवल क्रॉस के, इनफैक्ट 52 वीक हाई से भी ज़्यादा दिसंबर 2002 के बाद की आपने लेवल्स, हायर लेवल्स देखे यूएस डॉलर इंडेक्स पे, जिसका क्लियरली सेंटिमेंट आपको यूएस मार्केट, पहले तो फ्यूचर्स लाल निशान में हुए, कल यूएस मार्केट्स बंद थे, इसलिए वहाँ के कोई ट्रिगर आज मॉर्निंग के लिए नहीं थे। लेकिन आज जब जो डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में स्लिप हुए अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने बाजारों को रिएक्ट करते हुए, इंडियन मार्केट्स को रिएक्ट करते हुए देखा और इसका आपने क्लियरली सिग्नल देखा कि 15,800 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दिया। तो एक रेंज फिर से आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। देखना होगा, कल क्रूशियल होगा कि 15,800 को अगर हम स्लिप करते हैं, इसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या हम नीचे और स्लिप करते हैं या फिर यहाँ से संभल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो दोनों साइड के ही ट्रेड दिखे आज, लेकिन क्लोजिंग कमजोरी के साथ हुई और जो दबाव बनाने का काम किया वो बैंकिंग और आईटी शेयरों ने किया। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और दिन भर हमारी कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई और इस बीच पाइपर सैरिका के एमडी और सीईओ अभय अग्रवाल ने हमसे खास बातचीत, कहा कि बाजार ज्यादातर नेगेटिव खबरों को पचा चुका है। उनके मुताबिक ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में निवेश के काफी बेहतर मौके दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। ज्यादा नेगेटिव्स प्राइसिंग हो गए हैं। आप, मैं जिस भी इन्वेस्टर से मिलता हूँ, लंबे समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी है सब, वॉर चल रही है, अभी पता नहीं कब तक ठीक होगी, इन्फ्लेशन कहाँ पे रुकेगा, इंटरेस्ट रेट कहाँ तक बढ़ेंगे, और इस कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन कहाँ तक चलेगा, इतना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी मेरे हिसाब से। और इसका बाउंस बैक भी जब अब आएगा तो काफी शार्प आएगा मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि कोई स्ट्रक्चरल बियर मार्केट है जो ग्लोबल मार्केट चले जाएंगे। काफी कैश मार्केट से निकला पर वो साइडलाइंस पे अभी भी बैठा है आने के लिए।
तो इस समय अगर यूक्रेन की सिचुएशन लार्जली रिजॉल्व हो जाती है, ग्लोबल ट्रेड ओपन हो जाता है, चाइना से जो एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे थे काफी समय तक वो वापस आने लगते हैं और सप्लाई चेन्स होने लगती है, तो जो डिमांड है स्पेशली इंडिया में वो तो काफी रोबस्ट है। वो तो हम देख रहे हैं, चैनल से भी बात करते हैं, डिमांड की कोई कमी नहीं है और प्राइस इंक्रीजेस नहीं ले पा रही है कंपनी। पर अगर मार्जिन्स कमोडिटी प्राइस गिरने से मार्जिन्स वापस स्टेबलाइज हो जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर देखें तो काफी जो नेगेटिविटी है ऑलरेडी बिल्ट इन है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अब कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो आने वाला है। जो हमको भी डेटा आ रहा है अभी सेमी अर्बन रूरल एरिया से कि डिमांड काफी रोबस्ट है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो अपना स्पेंडिंग पहले से ही शुरू कर देते हैं ये देख के कि मॉनसून की कैसा है और अगले साल तकलीफ नहीं होने वाली है, क्रॉप अच्छी होने वाली है। गवर्नमेंट ने एमएसपी बढ़ाए हुए है काफी क्रॉप्स का, तो उसका जो पूरा फायदा है फार्मर्स को मिल रहा है। और फार्मर्स जो है वो टिपिकली ज्यादा बड़े सेवर्स नहीं होते हैं और उनका सबसे एक बड़ा डिमांड इस टाइम पे फार्मर्स का है जो रूरल सेमी अर्बन एरिया में, वो है ऑटोस का, स्पेशली टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स में जो काफी 2-3 साल से प्रेशर था, वो मुझे लगता है काफी अच्छी डिमांड आएगी टू व्हीलर्स की। उसके साथ में एंट्री लेवल 4 व्हीलर्स की भी अच्छी डिमांड आएगी, स्पेशली एंट्री लेवल एसयूवीज की। और ये सब इन सब डिमांड के साथ ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा ऑटो एंसिलरीज का, जिनके मार्जिन्स काफी सप्रेस हो गए थे। तो कमोडिटी प्राइस रिडक्शन की वजह से ऑटो एंसिलरीज मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। और रियल एस्टेट भी मुझे लगता है जो है उनको भी थोड़ा फायदा मिला है प्राइस रिडक्शन का। तो ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हम क्लियरली अगले 2-3 महीने में और दिवाली के टाइम के आसपास तो जरूर ही एक अच्छा मूवमेंट देखेंगे। बिल्कुल, तो ये थे अभय अग्रवाल मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज काफ़ी सारे स्टॉक्स में सेक्टर में एक्शन दिख रहा था और आज हमने देखा कि वायर केबल कंपनियों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है ये भी समझ लेते हैं और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित बताइए। केबल और वायर इंडस्ट्री वाले कंपनीज आज फोकस में है क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक शार्प ड्रॉप दिखा। अगर आप Q1 FY23 का एवरेज प्राइसेस देखेंगे तो कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर कॉपर के प्राइसेस में करीब 20% का डिक्लाइन देखने को मिला है और एल्यूमिनियम के प्राइसेस में करीब 30% का डिक्लाइन देखने मिला है। अब अगर आप देखेंगे तो कॉपर और एल्यूमिनियम की रॉ मटेरियल है किसी भी केबल और वायर कंपनी के लिए। करीब 57% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉपर और एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हमें ये भी पता चल रहा है कि कोई भी शार्प डिक्लाइन राइज जो और आरएम प्राइसेस में हमें देखने को मिलते हैं वो इमीडिएटली कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाता है, तो ज़्यादातर बेनिफिट नहीं मिलता है अगर प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं तो फिर भी। बट जब भी प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं या डिक्लाइन होने की संभावना मालूम पड़ती है तब इन्वेंट्री रीस्टॉकिंग जल्दी होने शुरू हो जाती है, जो कि पॉजिटिव हो सकता है किसी भी केबल और वायर कंपनी के लिए। अब सेंट्रम के चैनल चेक से हमें ये भी पता चल रहा है कि करीब 8 to 9% का प्राइस कट ऑलरेडी ले लिया गया है क्योंकि प्राइसेस कॉपर और एल्यूमिनियम के कम हो रहे थे। उसी के साथ डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि जो डिमांड सिनेरियो था वो जून महीने में थोड़ा वीक था क्योंकि सीजनल वीक भी है और काफ़ी सारे बायर्स अपने परचेज को डिफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस और गिरेंगे तो आगे जाके उन्हें और सस्ते में ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। और ओवरऑल H1 FY23 में भी डिमांड सिनेरियो काफ़ी वीक रहा है, बट H2 के लिए डीलर्स काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि प्राइसेस भी गिर चुके हैं और आगे जाके डिमांड और एक्सपेक्ट कर रहे हैं केबल और वायर का आगे चलते। बिल्कुल, अब शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए। तो पॉलीकैब, हैवेल्स, वी-गार्ड हमने देखा जहां पर अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार भी हो रहा था। आज चीनी शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और इसको लेकर कुछ खबरें भी आ रही हैं। क्या है वजह और ट्रिगर्स क्या हैं आगे के लिए ये समझ लेते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए आज शुगर शेयरों में तेज़ी की वजह क्या थी? देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से अब 12% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और 15% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी एक्साइज कंसेशन का बेनिफिट
मिल सकता है, इसे भी E10 कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि 12% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में जहां पर कि 88% पेट्रोल है वहां पर एक्साइज ड्यूटी देना होगा, जबकि 12% जो कि एक्चुअल में इथेनॉल है वहां पर 5% GST ही लगेगा। उसी तरीके से 15% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में 85% पर एक्साइज ड्यूटी देना होगा और 15% पर जो रिड्यूस्ड 5% GST है वही सिर्फ देना होगा। जहां तक फाइनल टैक्स ट्रीटमेंट का सवाल है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वहां पर टैक्स जो है वो नील रहेगा नए नोटिफिकेशन के हिसाब से। जहां तक हाई स्पीड डीजल पर टैक्स ट्रीटमेंट का सवाल है, एक्साइज कंसेशन का सवाल है, उन्हें भी इसका फायदा मिल सकता है अगर हाई स्पीड डीजल में 20% बायोडीजल की जो ब्लेंडिंग हो वो हुई हो। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उन्हें भी एक्साइज कंसेशन का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इससे एक तरफ जहां सरकार को पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग में बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, डीजल में बायोडीजल ब्लेंडिंग में बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी आने वाले दिनों में इसका फायदा हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश ये सारी जानकारी देने के लिए। और इसकी वजह से हमने देखा कि आज चीनी शेयरों में अच्छी तेजी भी देखने को मिली इस खबर के चलते। आज सीमेंट शेयर भी फोकस में थे। सीमेंट सेक्टर पर JP मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट में क्या कुछ था ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। मानसी बताइए। सीमेंट सेक्टर ब्रोकरेजेस के रडार पर है और JP मॉर्गन की सीमेंट सेक्टर पर एक रिपोर्ट आई है और डालमिया भारत पर इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। इस रिपोर्ट में 1680 के टारगेट्स डालमिया भारत के लिए सुझाए गए हैं। आपको बता दें रिपोर्ट में ये भी कहा कि कॉशियस नजरिया फिलहाल सीमेंट सेक्टर पर अपनाना चाहिए और आगे चलकर अर्निंग्स में कोल प्राइस और इनपुट कॉस्ट में किस तरह के लेवल्स आते हैं उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। प्राइस पावर लिमिटेड है क्योंकि प्राइस में हमने देखा है कि एक रिवर्सिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जहां पर प्राइस हाइक लगातार सीमेंट कंपनियों में देखने को मिल रहे थे, अब प्राइस कट के सिनेरियोज आते हुए देखने को मिले हैं। अर्निंग्स आउटलुक जो है वो भी कह सकते हैं वॉलेटाइल रह सकता है। सेकेंड हाफ रिकवरी जो है टोटली डिपेंडेंट होगी कोल और एनर्जी प्राइस फॉल किस तरह से होते हैं और उन पर एक इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिलता है। एस्टिमेट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर के जो लोज हैं उसे सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने को मिल सकती है। कोल प्राइस डिक्लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पर नज़र रखनी होगी, ना कि प्राइजेस पर, क्योंकि प्राइस का ट्रेंड रिवर्स होता हुआ अब दिख रहा है। मीडियम टर्म इशू इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैपेसिटी एडिशंस भी हैं, क्योंकि लगातार कैपेसिटी एडिशंस जो सीमेंट कंपनियां कर रही हैं इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा सप्लाई साइड पर, ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एक ट्रेंड भी इस रिपोर्ट में सुझाया गया है कि डिमांड जो है वो पोस्ट रेंज यानी कि सेकेंड हाफ में सुधरती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि क्लियरली फिलहाल मॉनसून सीजन में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती दिखेगी और इसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि सीमेंट डिमांड पर पड़ेगा और मॉनसून खत्म होने के बाद सेकेंड हाफ से रिकवरी आती हुई नजर आएगी। तो क्लियरली एक कॉशियस नजरिया है सीमेंट स्पेस पर, लेकिन डालमिया भारत पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी गई है JP मॉर्गन की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो सीमेंट सेक्टर पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आए हैं सीमेंट कंपनियों से जुड़े। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए। टीना प्रदेश पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।